आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 3 को। तो बच्चों, चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी, ताकि अलग से वीडियो देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो और साथ ही साथ आपको पूरे ही चैप्टर की रीडिंग अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि बच्चों, एग्ज़ाम में जो चैप्टर के बीच में डेफिनेशंस दी होती हैं वो भी ज़रूर पूछी जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम ग्लोब और मानचित्र द्वारा पृथ्वी की अलग अलग फैक्ट्स और बातों को सीखेंगे कि किस तरीके से ग्लोब और मानचित्र के अंदर पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों को अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है और उनकी पहचान किस तरीके से की जाती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सानिया और साहिल रात को छत पर बैठकर तारे देख रहे थे। तभी साहिल ने सानिया से कहा कि तुमने मुझे महाद्वीपों, महासागरों और पृथ्वी के बारे में बताया है, लेकिन एक बात तो बताओ कि पृथ्वी दिखने में कैसी है, यानी कि पृथ्वी कैसे दिखती है। साहिल ने सानिया से पूछा। तो सानिया ने उसे जवाब दिया कि हमारी पृथ्वी एक और झुके हुए संतरे की तरह है जो गोल गोल घूम रही है। क्या जवाब दिया सानिया ने उसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, एक और झुके हुए संतरे की तरह है। बच्चों, इस तरीके से आड़ी डायरेक्शन के अंदर है, इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है। वे रसोई से संतरा ले आई और उसके बीच ऊपर से नीचे की ओर पेंसिल घुसा दी और पेंसिल की नोक पर सानिया ने संतरे को हल्के से झुका दिया, सेम इस तरीके से। फिर पेंसिल की धुरी पर वे संतरे को घुमाने लगी, यानी कि जिस जगह पर पेंसिल की टिप थी उस जगह पर वो संतरे को घुमाने लगी। समझ में आया? देखो, जब उसने संतरे के अंदर ऊपर से है ना नीचे की साइड पेंसिल को घुसाया, तो ये पेंसिल की जो नोक थी उसे इस तरीके से आड़ा रखकर वो गोल गोल घुमाने लगी। तो सेम इसी तरीके से अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी भी सेम इसी डायरेक्शन के अंदर है। सानिया ने ऐसा करके साहिल को समझाने की कोशिश करी। तो आप सभी बच्चों को भी पृथ्वी की जो डायरेक्शन है वो भी पता चल गई होगी और ये भी पता चल गया होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ऐसे गोल गोल घूमती है जैसे कि हम लट्टू को घुमाते हैं, मगर इसकी जो डायरेक्शन है पृथ्वी की इस तरीके से है, ना कि इस तरीके से ऐसी सीधी गोल है, बल्कि ऐसे तिरछी कर है, आड़ी है। फिर सानिया ने उससे बताया कि ठीक संतरे की तरह हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ये ऊपर और नीचे से कैसी है, थोड़ी सी चपटी है। देखो, संतरा ऊपर और नीचे से इस तरीके से गोल होता है, मगर जो हमारी पृथ्वी है ऊपर और नीचे से दोनों ही साइडों से थोड़ी थोड़ी चपटी है। यहाँ धरती पर उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। देखो, उत्तर होता है ऊपर की साइड है ना, और दक्षिण होता है नीचे की साइड। तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नीचे जो बिंदु है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब देखो बच्चों, हम सीखेंगे कि परिक्रमण और परिभ्रमण में आपस में क्या फ़र्क होता है। दोनों ही पृथ्वी के घूमने के एक अंदाज हैं। पहला है परिक्रमण और दूसरा है परिभ्रमण। अब देखो, ध्यान से समझेंगे कि पृथ्वी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक अपनी धुरी पर, यानी कि देखो जिस जगह पर पेंसिल का जो पॉइंट था अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब दिशा के अंदर चक्कर लगाती है। याद रहेगा। देखो जी, देखो मानो कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कौन सी डायरेक्शन के अंदर लगाती है? तो देखो बच्चों, पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे गोल गोल घूमती है। इस पॉइंट से याद रहेगा कि हमारी पृथ्वी पश्चिम की तरफ से इस तरीके से गोल गोल पूरब की ओर इस पॉइंट से ऐसे घूमती रहती है, जिस तरीके से लट्टू अपने पॉइंट पर घूमता है, सेम इसी तरीके से। और इसी तरीके के घूमने को परिक्रमण कहते हैं पृथ्वी का। याद रखोगे कि जब पृथ्वी जिस तरीके से पेंसिल के पॉइंट पर संतरा लगा था उस जगह पर जैसे लट्टू घूमता है, तो पश्चिम से जब पूरब की तरफ घूमती है उसी पॉइंट के ऊपर, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। अब बच्चों, पृथ्वी की इस चाल को क्या कहते हैं? अब इसके साथ साथ पृथ्वी एक चपटे घेरे की तरह अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी की इस चाल को परिभ्रमण कहते हैं। देखो, इस बात को कैसे समझोगे? देखो, जैसे कि ये है सन। अब इस तरीके से चपटे तरीके से इस शेप के अंदर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ
चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? इसे परिभ्रमण कहते हैं। याद रखोगे कि जिस पॉइंट पर पृथ्वी गोल गोल घूमती है वो क्या कहलाएगा? लट्टू की तरह जब घूमती है एक ही जगह पर तो वो हमेशा परिक्रमण कहलाएगा। और जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ इस तरीके से घूमेगी, है ना, ये पृथ्वी है तो सूरज के चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमेगी तो इसे परिभ्रमण कहते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना कि पृथ्वी अपनी धुरी यानी कि अपनी नोक पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का यानी कि एक दिन का समय लेते हैं, जिससे कि दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की तरफ होता है उस भाग में दिन होता है, और जो भाग सूरज की तरफ नहीं होता है, जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, पृथ्वी का वो हिस्सा रात वाला हिस्सा कहलाता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं तो इसी वजह से होते हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं कि प्राचीन यूनानी गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन को गणितज्ञ कहते हैं, यानी कि मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर। तो प्राचीन यूनान के गणितज्ञ मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने दावा किया था कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी यानी कि अपनी नोक पर घूमती है। लगभग 500 साल पहले एक पोलिश पुजारी जिनका नाम निकोलस कोपरनिकस ने ये घोषणा की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो कि अभी मैंने आपको पेंसिल के ज़रिए फिगर्स बना के बताया है। उन्होंने आगे क्या बताया कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपनी लंबी यात्रा पूरी करने के अंदर 365 दिन और 1/4 165 और 1/4 दिन का समय लगता है, और यही समय एक वर्ष कहलाता है। याद रखोगे कि पृथ्वी जो पूरा एक चक्कर सूरज के चारों तरफ घूमकर करती है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कितने दिनों में करती है? 365 और 1/4 डेज के अंदर करती है, और इसी से साल बनता है। परिभ्रमण के कारण हमें, परिभ्रमण का मतलब बताया था ना कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना ही परिभ्रमण कहलाता है। तो परिभ्रमण के कारण हमें शीत यानी कि सर्दी, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म, शरद यानी कि सभी मौसमों का अनुभव होता है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी की जो सूरज से दूरी घटती और बढ़ती रहती है उसी के हिसाब से हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, वसंत का मौसम महसूस होता है। अब बच्चों, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? देखो, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। देखो, अपने पास से खींची गई रेखा है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और पृथ्वी के नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बच्चों, इन्हीं लाइनों के ज़रिए से ही हमें क्या पता चलता है? टाइम, डायरेक्शन, जोन वगैरह पता चलते हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के ज़रिए से ही। तो ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमने अपनी सहूलियत की वजह से पृथ्वी के ऊपर कल्पना कर कर सोची हैं, ताकि हमें किसी भी जगह की डायरेक्शन और टाइमिंग का पता चल सके। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 समान भागों में बांटती है। तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। देखो, इस तरीके से इस फिगर में आपको दिख रहा होगा। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ पर दिन होता है, और जो दूसरे भाग में रात होती है, जो भाग सूर्य की तरफ नहीं होता है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूरब सूर्य की ओर घूमती है। देखो, इधर होती है पूरब की डायरेक्शन बच्चों, और इधर पश्चिम की, है ना। तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी सूरज की तरफ चक्कर लगाती है, जैसा कि मैंने अभी फिगर में बताया था। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उस चक्कर का जो रास्ता होता है अंडे की शेप का होता है ना, इस तरह से, यानी कि पूरा डायरेक्ट गोल चक्कर नहीं लगाती है पृथ्वी सूरज का, ऐसे अंडे की शेप के अंदर चक्कर लगाती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूरब सूर्य के चारों ओर घूमती है। 6 अप्रैल 1909 को संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अब देखो, यहाँ पर बच्चों आपको ग्लोब दिख रहा होगा, सभी बच्चों ने ग्लोब ज़रूर देखा होगा। तो इस डेफिनेशन को याद कर लेना कि ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के शब्द ग्लोबस से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोल। तो वास्तव में ग्लोब भी पृथ्वी का एक प्रतिरूप यानी कि नमूना है, और इस पूरे ही ग्लोब के अंदर पृथ्वी के सभी भागों को दर्शाया जाता है कि कितने हिस्से के अंदर महासागर है और कितने हिस्से के अंदर महाद्वीप है और कौन सा देश किस जगह पर है। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सबसे पहला ग्लोब था वो 500 साल पहले बना था। उसमें उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों को नहीं दिखाया गया था। इन महाद्वीपों की खोज लगभग उसी समय
इटली के क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई थी। इसी वजह से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को इन ग्लोबों में नहीं दिखाया गया था। जब इसकी खोज हो गई थी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की, तो बाद में इन्हें भी ग्लोब पर दिखा दिया गया था। बच्चों, जो कोलंबस थे वो असल में भारत की खोज में निकले थे, मगर वो भारत ना पहुंचकर अमेरिका पहुंच गए थे। कोलंबस असल में भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते से निकले थे। कोलंबस ने सोचा कि यदि वे पश्चिम की ओर चलता चले तो पूर्व में स्थित भारत पहुंच जाएगा। उसी समय उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीपों के बारे में किसी को भी नहीं पता था। जब कोलंबस अटलांटिक महासागर पार करके कुछ द्वीपों पर पहुंचा तो उसने सोचा कि वो भारत पहुंच गया, मगर असल में बच्चों कोलंबस भारत नहीं अमेरिका पहुंचा था। अब देखो मानचित्र के बारे में बात करेंगे, यानी कि मैप के बारे में बात करेंगे। हम ग्लोब को किताब में कैसे देखें? कागज़ पर पृथ्वी का चित्र बनाने के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का चित्र होता है। सभी बच्चों ने मैप तो देखे होंगे। मैप हमेशा सपाट पृष्ठ पर ही बनाए जाते हैं, जबकि जो ग्लोब होता है वो सपाट नहीं होता है, पृथ्वी ही की शेप की तरह गोल बनाया जाता है ग्लोब को। आपको याद होगा कि सानिया ने पृथ्वी का वर्णन एक संतरे के रूप में किया। तो एक संतरा लें, उसके छिलके को सावधानी से निकालें और एक मेज पर चपटे छिलकों को रख दें। ये ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे कि पृथ्वी का नक्शा। देखो इस तरीके से यहाँ पर है ना, इन्होंने ग्लोब को क्या किया कि इसको संतरे की तरह से ऐसे उखाड़कर पृथ्वी पर रखा। जब इसे ऐसे प्लेन करके रखा गया तो ये सेम मैप की तरह ही लग रहा है। ग्लोब के चारों ओर छपाई पेपर या ट्रेसिंग पेपर लपेटें। महाद्वीपों के ऊपर रेखाएं खींचें और उस कागज़ को सपाट रखें। ग्लोब ने मानचित्र का भी रूप ले लिया है। समझ में आ गया कि ग्लोब के ऊपर अगर आप कोई ट्रेसिंग पेपर रखकर उसे ट्रेस करेंगे और उसको हम देखेंगे तो वो ग्लोब मानचित्र का रूप ले लेते हैं। अब देखो बच्चों, ग्लोब तथा मानचित्र के बीच तुलना। तो मानचित्र, एक मानचित्र में छोटे से छोटे क्षेत्र को हम डिटेल के अंदर देख सकते हैं, चाहे वे एक मोहल्ला हो, नगर हो या देश हो। हम मानचित्र में किसी भी जगह को बिल्कुल डिटेल में देख सकते हैं, मगर बच्चों ग्लोब के अंदर हम किसी भी जगह को डिटेल में नहीं देख सकते हैं। ग्लोब के अंदर महाद्वीप, महासागर वगैरह दिखाए जाते हैं। ग्लोब में पूरी पृथ्वी को दिखाया जाता है। इसमें संसार के छोटे क्षेत्रों का विस्तार यानी कि डिटेल से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोब किसे कहते हैं और इसका आपको चित्र भी बनाना है। तो आंसर लिखोगे कि पृथ्वी के प्रतिरूप को यानी कि नमूने को ग्लोब कहते हैं, जिसमें पृथ्वी के एक अंश को बराबर बराबर नापकर छोटा दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे ऊपर व नीचे स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपर स्थित बिंदु को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी ध्रुव कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को, नीचे स्थित बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने के अंदर 24 घंटे का समय लेती है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी धुरी लफ्ज़ आपको पढ़ने में आए तो हमेशा ध्यान रखना कि मैंने एग्जाम्पल बताया था वो संतरे वाला पेंसिल की टिप है ना, तो जिस तरीके से पेंसिल की टिप को हम घुमाएंगे संतरा गोल गोल घूमेगा पश्चिम से पूरब की ओर, इसी तरीके से गोल गोल घूमने में पृथ्वी कितनी टाइमिंग लेती है? तो हमेशा ध्यान रखना कि 24 घंटे का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम अलग अलग क्यों होते हैं? तो चौथा आंसर लिखना कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। याद रहेगा कि देखो उत्तर और दक्षिण की डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी है। तो जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है तो तब दक्षिणी गोलार्ध में वो सूर्य से दूर होता है। इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सर्दी होती है। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो आंसर लिखोगे कि पृथ्वी अपनी धुरी का पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। इसी से दिन और रात बनते हैं।
पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य से दूर होता है वहाँ पर रात होती है। छठा क्वेश्चन है कि ग्लोब और मानचित्र की तुलना कीजिए और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ग्लोब है और दूसरी साइड है मानचित्र। तो पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। मानचित्र सपाट पृष्ठ पर संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का चित्र होता है। इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों को विस्तार से नहीं दिखाया जाता है। इसमें संसार के छोटे छोटे क्षेत्रों को विस्तार से दिखाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाना। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने के लिए अनुपात यानी कि रेशियो की ज़रूरत क्यों होती है। आंसर लिखोगे कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को नक्शे पर नहीं दिखाया जा सकता। नक्शे में पृथ्वी के हर भाग को उसी अनुपात में कम करके दिखाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए नक्शे में दर्शाई गई हर 10 सेंटीमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी कि छोटा कर कर ही दिखाया जाता है मैप के अंदर। अब इतना बड़ा बड़ा तो नहीं मैप के अंदर बनाया जा सकता है, वरना तो हम उसे रीड ही नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैप के अंदर हर 10 सेंटीमीटर की दूरी कितनी होती है, 1000 किलोमीटर के बराबर मापी जाती है। अब बच्चों इस चैप्टर के राइट रॉन्ग हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा 1 वर्ष कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण हमें ऋतुओं का अनुभव होता है। बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। तो बिल्कुल सही बात है। 16 अप्रैल 1999 को अमेरिका की नौसेना के कमांडर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले तो द्वितीय नहीं, वो पहले व्यक्ति थे, तो इसी वजह से ये रॉन्ग होगा। फिलिप्स है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इससे दिन और रात बनते हैं। सूरज की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे के मतलब 365 दिन और 6 घंटे दिन लेती है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ये एक्टिविटीज़ आप खुद कर देख लेंगे, जैसे कि अपने विद्यालय का मानचित्र बनाकर उसमें अपनी कक्षा को दर्शाओ। टॉर्च, पेंसिल व संतरे की सहायता से दिन रात को बनाना सीखो। एक छात्र को सूर्य व अन्य छात्र को पृथ्वी बनाकर सर्दी गर्मी व ऋतुओं का निर्माण सीखें।